गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया फॉर 2022 टू 23? तो आपको बताना है कि इस टाइम पीरियड के लिए इंडिया से जो एक्सपोर्ट होने वाला है एग्रीकल्चरल एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, उसके लिए हमने क्या टारगेट सेट किया है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट राइज हो गया है बाय 16% पिछले 8 महीनों में। ठीक है, मतलब अगर अप्रैल से लेकर नवंबर तक का डेटा देखते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो ठीक है, और ये एनुअल बेसिस पे बात हो रही है। तो प्रेजेंट में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने एक्सपोर्ट टारगेट रखा है $23.56 बिलियन, जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर आपसे टारगेट पूछेंगे तो ये है $23.56 बिलियन। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअली फ्लैग ऑफ कर दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि कनेक्ट करेगी हावड़ा को किससे, न्यू जलपाईगुड़ी से। और ये जो है एक रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसको हम बेसिकली कंसीडर करते हैं एज अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी बात अगर हम करें तो ये कवर करती है डिस्टेंस 564 किलोमीटर्स, कितने टाइम में, 7.45 आवर्स में। और इसी के साथ जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 3 घंटे तक सेव होगा। इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये कौन से टाइप के लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो जो भी टी इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे, इसके अलावा जो भी टूरिस्ट हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं हिमालयाज को, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में, वो वंदे भारत एक्सप्रेस को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा नया नाम है तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि आजकल न्यूज़ में है रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस, ये कौन सा स्टेट में लाई करता है, तो ध्यान में रखिएगा ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी कमला वर्धना राव हैज़ टेकन ओवर द चार्ज एज द CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? आपको बताना है कि हाल ही में ये कौन सी इंस्टीट्यूशन के नए CEO बन गए हैं। तो ये बन चुके हैं नए CEO FSSAI के। फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और जी कमला वर्धना राव की बात करें तो इसके पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। ठीक है, और ITDC क्या है, ये एक मिनी रत्ना PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा जी कमला वर्धना राव हमारे नए CEO बन चुके हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बेनिफिशरीज कॉन्फ्रेंस? ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है, आपको ये बताना है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन मिस्टर अमित शाह ने हाल ही में एड्रेस किया है इस कॉन्फ्रेंस को बेंगलुरु में। ठीक है, और जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी पूरी कंट्री में, वो इस्टेब्लिश की गई थी इन द गडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कब, 1905 में। तो यहाँ पे अमित शाह ने ये अनाउंस किया है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाएगी हर पंचायत में कंट्री के। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि नाबार्ड, NDDB और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी एक प्लान फॉर्म किया है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि 2 लाख नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश किया जाएगा अगले 3 सालों में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कोऑपरेटिव बेनिफिशरीज कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सी सिटी होस्ट थी, तो ये बेंगलुरु है। अगर आपसे यहाँ पे स्टेट पूछते तो आंसर हो जाता है कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट है, शीर भाग्य स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है। तो हमारे यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर वंस अगेन अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है हाल ही में एक मेगा डेयरी, कहाँ पे, एट मंड्या, और मंड्या कहाँ है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया गया है कितनी कॉस्ट पे, 260 करोड़ रुपीज़ की लागत है, और इसके थ्रू 10 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क को हर दिन प्रोसेस किया जाएगा और इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 14 लाख लीटर्स पर डे धीरे धीरे करी जाएगी। ठीक है, और रीज़न क्या है शीर भाग्य स्कीम इंप्लीमेंट करने का, जो वहाँ के बच्चे हैं उनके अंदर जो मैल न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको बेसिकली रिमूव करने के लिए ये डिसाइड हुआ है कि जो मिल्क है वो प्रोवाइड किया जाएगा
65 लाख चिल्ड्रन को सभी गवर्नमेंट स्कूल में और 39 लाख चिल्ड्रन को आंगनवाड़ीज में। ठीक है, और ये सब कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। याद रखिएगा शीर भाग्य स्कीम कौन से स्टेट की है? तो आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है विच कंपनी इज एक्वायरिंग फोर्ड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आपसे पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी है जो फोर्ड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्वायर कर रही है। तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने ये बोला है कि फोर्ड इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कहाँ पे? एट सनंत, वो इसको एक्वायर करेंगे थ्रू इट्स सब्सिडरी, और ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय जनवरी 2023। ठीक है, और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है कि ये एक्वायर करेंगे फोर्ड इंडिया का सनंत प्लांट इन गुजरात। कितनी लागत के साथ? 725 करोड़ रुपीस। और इस एक्विजिशन में हर चीज आती है, मतलब सभी लैंड इनकी, बिल्डिंग्स, इसके अलावा जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अलावा मशीनरी जो भी लगी होंगी इसमें, इक्विपमेंट्स होंगे, और जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं FIPL के व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में सनंत पे, वो सभी ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि टाटा मोटर्स एक्वायर कर रहा है फोर्ड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सनंत में, जो कि है, और सनंत कहाँ है? गुजरात स्टेट में। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि टाटा मोटर्स किस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्वायर कर रहा है सनंत में? याद रखिएगा ये है फोर्ड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री कमेंस्ड इट्स एनुअल वॉर गेम जुल्फकार 1401 इन द कोस्टल एरिया ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान। कौन सी कंट्री है जो अपना एनुअल वॉर गेम, जिसका नाम है जुल्फकार 1401, इसको कमेंस कर रही है गल्फ ऑफ ओमान के कोस्टल एरियाज में? तो ये कंट्री है ईरान। ठीक है, और इसको जो है ये कमेंस किया जा रहा है इन द कोस्टल एरिया ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, और आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब है। ठीक है, और इसमें जो है कमांडोज और एयरबॉर्न इन्फेंट्री पार्टिसिपेट करेंगी इस वॉर गेम में, अलॉन्ग विथ ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट है ये कहाँ पे लाई करती है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये जो है माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ पे है, और ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के लिए ये स्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। ठीक है, तो आपसे बस एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जुल्फकार 1401 कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? ध्यान में रखिएगा ये कंट्री है ईरान। नेक्स्ट है योंगयांग इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। ये कौन से कंट्री की कैपिटल सिटी है? तो ये कैपिटल सिटी है नॉर्थ कोरिया की। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने फायर किए हैं 3 बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ पे? कोरियन पेनिनसुला के ईस्ट में। ठीक है, और ये न्यूज़ हमें किसने दी है? साउथ कोरिया की मिलिट्री ने। ठीक है, तो ये 3 जो शॉर्ट रेंज इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको फायर किया गया है फ्रॉम नॉर्थ वैंगेई प्रोविंस, जो इनकी कैपिटल सिटी है योंगयांग, उसके साउथ में पड़ती है। तो ये लॉन्चेस इन्होंने किए हैं सिर्फ एक दिन के बाद जब साउथ कोरिया ने अपना सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया था सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल का। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इन्होंने इस साल में लगभग 70 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया है, जिसमें से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो है कैपिटल सिटी है नॉर्थ कोरिया की। नेक्स्ट है विच इंडियन चेस प्लेयर वन सिल्वर इन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप इन द कंट्री कजाकिस्तान। आपको बताना है कि इंडिया से कौन से चेस प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है इस चैंपियनशिप में, जो कि हुई थी कजाकिस्तान में। तो 35 ईयर्स ओल्ड हैं ये इंडिया के चेस प्लेयर और फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एट द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, जो कि हुई है कजाकिस्तान में। इसके अलावा एक और नाम है जो आपको याद रखना है, ये हैं सविता श्री। ये 15 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है एट द वर्ल्ड रैपिड एंड द ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। फाइन, तो 3-4 तरह के क्वेश्चन इस स्लाइड से फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले सिल्वर किसने जीता इस चैंपियनशिप में? तो कोनेरू हम्पी ने। उसके बाद ब्रोंज किसने जीता है? तो सविता श्री ने। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये चैंपियनशिप के लिए वेन्यू क्या था? ध्यान में रखिएगा ये वेन्यू है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है विच स्टेट्स वुमेन्स अंडर 18 टीम वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा की जो वुमेन्स टीम थी इन्होंने जीत लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वुमेन्स अंडर 18 क्वालिफायर। ठीक है, और किसको हरा के इन्होंने जीता? तो हरियाणा ने हराया था मध्य प्रदेश को फाइनल्स में,
और इसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, भुवनेश्वर में। ठीक है, और इसके अलावा 3rd पोजीशन पे था उड़ीसा और 4th पोजीशन पे था इसमें झारखंड। तो फर्स्ट था हरियाणा, सेकंड था मध्य प्रदेश, 3rd था उड़ीसा और 4th था झारखंड। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वुमेन्स अंडर 18 टीम की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। नेक्स्ट है, विच स्टेट अनाउंस्ड स्पेशल स्कीम्स फॉर ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट एंड वुमेन लेड स्टार्टअप। आपको बताना है कि हाल ही में कौन से स्टेट ने स्पेशल स्कीम्स को अनाउंस किया है ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट एंड वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए। तो तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन ने रोल आउट किया है कुछ स्पेशल पैकेज ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट और वुमेन लेड स्टार्टअप्स को बेसिकली हेल्प करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, जिसमें कि डिफरेंट तरह के फंड्स इंक्लूडेड हैं जो कि स्पेशली ग्रांट किए गए हैं अंडर तमिलनाडु स्टार्टअप सीड ग्रांट फंड। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अनाउंस किया है कि 50% तक इंक्रीज करेंगे ये ग्रांट्स को उन स्टार्टअप्स के लिए जो स्पेशल कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो स्कीम है ये अनाउंस हुई है तमिलनाडु स्टेट में। किसके लिए, ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट और वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए। ये जो है कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान में रख लेने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्वेश्चन कई बार टिक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो समझने से ज़्यादा आप थोड़ा सा कीवर्ड पे भी फोकस किया करिए कि क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है और उसके लिए फिर पर्टिकुलर आंसर क्या है। नेक्स्ट है, इंडिया इज इन टॉक्स विद विच कंट्री टू साइन अ म्यूचुअल लीग असिस्टेंस ट्रीटी। तो इंडिया जो है कौन सी कंट्री के साथ एक म्यूचुअल लीग असिस्टेंस ट्रीटी साइन करने वाला है। तो हाल ही में इंडिया और सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि वो साइन करेंगे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जिसके थ्रू फॉर्मल असिस्टेंस फिर ऑब्टेन होता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। किस मैटर्स में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में जो रिलेटेड होते हैं क्रिमिनल केसेस के। ठीक है, तो जो भी क्राइम केसेस होते हैं उसके बाद वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं उसमें। और सऊदी अरेबिया जो है ये उन 12 कंट्रीज में आती है जिसके पास किसी भी तरह का एमिलिटी नहीं है या किसी तरह का बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है इंडिया के साथ इन इन्वेस्टिगेशंस को फैसिलिटेट करने के। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 45 कंट्रीज के साथ ये एमिलिटी साइन किया हुआ है। और नॉट ओनली विद सऊदी अरेबिया, इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो 2 और कंट्रीज के साथ ये साइन कर ले। कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं, इटली और जर्मनी। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के साथ फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं और हमने ये प्लान किया हुआ है कि इटली और जर्मनी के साथ भी हम ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग इको पार्क्स ऑन रिक्लेम्ड लैंड एंड टू प्रमोट माइन टूरिज्म। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो इको पार्क्स को डेवलप करेगा जिसके उन लैंड्स के ऊपर जिसके लिए कोई भी क्लेम नहीं करता है, और इसी के साथ ये माइन टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे। तो यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो इको पार्क्स को डेवलप करेंगे रिक्लेम्ड लैंड पे, साथ ही माइन टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे। और एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट इन्होंने 8 इको पार्क्स अब तक कंस्ट्रक्ट किए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और 2 और पार्क्स इस साल कंप्लीट होंगे 2022 से 23 में। ठीक है, इसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है बिटवीन NCL एंड मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। किस लिए, कि ये जो है सिंगरौली इको टूरिज्म सर्किट को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये है कोल मिनिस्ट्री। देखिए, इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है जो आजकल न्यूज़ में है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि हमको पता है इनका ही ये प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और हाल ही में इसने लॉन्च किया है एक चैलेंज जिसका नाम है प्रज्वला। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस चैलेंज के तहत आइडियाज को बेसिकली इनवाइट किया गया है डिफरेंट इंडिविजुअल, एंटरप्राइज, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और डिफरेंट लोगों से कि किस तरह से हमारी रूरल इकोनॉमी को हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है प्रज्वला चैलेंज से, तो ध्यान में रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज देखेंगे आज हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की जो आजकल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस रिवाइज करेंगे और एट थर्ड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट देखते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI के नए चेयरमैन हाल ही में बन गए हैं मिस्टर संतोष कुमार यादव। अनित कुमार लाहौती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो अनिल कुमार लाहौती हाल ही में नए चेयरमैन और CEO बन चुके हैं रेलवे बोर्ड के, और इसी के साथ इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर विनय कुमार त्रिपाठी को। पुष्पा कमल दहल प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। प्रचंड हाल ही में अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल कंट्री के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ B20 इंडिया टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। देखिए, जो भी G20 के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एज यू नो। तो B20 इंडिया के चेयर कौन अपॉइंट हुए हैं? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर में जो बिजनेस एजेंडा है उसको लीड करने के लिए। तो ये हैं N चंद्रशेखरन। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड इन विच पोजीशन। अरुण गोयल हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। CV आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। NPS ट्रस्ट के नए चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मिस्टर सूरज भान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। प्रसार भारती के नए CEO अपॉइंट हुए हैं मिस्टर गौरव द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस की। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड द सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग। जहाँ भी G20 आप देखेंगे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम माइंड में चिपका के जाइएगा, बहुत VIP क्वेश्चन हैं ये वाले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मीटिंग के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ये सिटी थी बेंगलुरु। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। डिफरेंट मीटिंग्स हैं और इनके लिए डिफरेंट सिटीज होस्ट रहती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए होस्ट थी मुंबई सिटी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। सबसे पहले बहुत बार मैंने आपको बताया है कि आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके लिए होस्ट रोम सिटी है। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इसके लिए होस्ट है उड़ीसा स्टेट। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ टेक्नोटेक्स 2023 इंडियाज प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल। इसके लिए होस्ट है हमारी मुंबई सिटी। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए होस्ट है सिंगापुर। ठीक है, और ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। जो पहली G20 शेरपा मीटिंग हुई थी इंडिया में उसके लिए होस्ट है उदयपुर सिटी। आपको कमेंट्स में बताना है कि उदयपुर सिटी कौन से स्टेट में लाई करती है। विच इंडियन स्टेट होस्ट द सिलचर सिलहट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? ये सेलिब्रेट हुआ था असम स्टेट में। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन की जो हाल फिलहाल न्यूज में थे। G. Kamala Vardhana Rao has taken over the charge as the CEO of which institution। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अभी करंट अफेयर्स वाले सेशन में पीछे ही किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन हैड अर्ज्ड द स्टॉक एक्सचेंजेस टू सेट अप इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में सेबी ने रिक्वेस्ट किया है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि उन्हें एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म सेटअप कर लेना चाहिए। ठीक है, Which Indian institution's degree won the silver prize in the best online program category in Wharton QS Reimagine Education Award। इस अवार्ड फंक्शन के दौरान IIT मद्रास की जो डिग्री है उसको सिल्वर प्राइज दिया गया है। किस कैटेगरी में? बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी में। इंडिया साइंड $125 million लोन डील विद विच इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हाल ही में ADB ने इतना अमाउंट का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, तमिलनाडु स्टेट में बेसिकली। ठीक है, ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड एज G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरीट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो S20 ग्रुप है उसका सेक्रेटरीट बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। विच इंस्टीट्यूशन हैज सेटअप सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये कमीशन हाल ही में सेटअप किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस टू सेटअप अ न्यू इंस्टीट्यूट इन मलेशिया। तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने डिसाइड किया है
कि वो अपना एक नया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे। कौन सी कंट्री में? मलेशिया में। विच इंस्टीट्यूशन वन द DSCI AISS अवार्ड फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है UIDAI को इनकी बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए इन गवर्नमेंट सेक्टर। फुल फॉर्म क्या है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे और जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि ये वन लाइनर फॉर्म में हम इस तरह क्यों करते हैं, बहुत बार मैंने आप सबको बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस पीछे कहीं ना कहीं डिटेल फॉर्म में कवर हो चुके हैं और यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि हम लोग इसको प्रॉपरली रिवाइज कर सकें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर कोई चाहता है हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना या डिस्कस करना तो वो पीछे जाके लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zaid Sana signing off.